हेलो हेलो मेरे साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिंह। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है ना। देख लो देख लो। रजनी, ये चैनल का नाम है यूट्यूब का रजनीकांत सिन्हा। ये कैनरा बैंक है, उसका ये मेरा अकाउंट नंबर है। तुम्हें भेज देना है 1.5 लाख रुपीज़। वन टाइम पेमेंट है, एक बार पेमेंट करना है बस। लेक्चरर, मेरा लेक्चर होगा। मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, है ना। ऑथर ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबें मेरी छपी हैं। कहाँ से? तो स्प्रिंगर से, जर्मनी में स्थित। इसीलिए अच्छा, मेरा ईमेल एड्रेस क्या है? तो यही सब लिखा हुआ है ना। जी, इससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या करूँगा? फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और लास्ट में PYQ भी बनाऊँगा। तो इस तरह IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा हो जाएगा। इंश्योर योर सक्सेस टुडे। जितना जल्द हो सके जल्दी से जल्दी भेज दो, ताकि तुम्हारी पढ़ाई जो है अच्छी तरह होती रहे, है कि नहीं। समय से पहले तैयारी कर लेने से सफलता की गारंटी बहुत बढ़ जाती है, ये चीज समझ लो। तो ओवर आगे बढ़ जाए मेरे दोस्तों। हम क्या कर रहे थे सो समझ लो। हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 तक कर दिए। चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 करना है कि नहीं? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 4 में है कि नहीं। इसका नाम है शायद फोर्स। तो ये चीज कर लो। इसमें हमको आज करना है ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, बिना लेट किए हुए क्वेश्चन देखो। ठीक है। When Niels Bohr shook hand with Werner Heisenberg, what kind of force they exerted? नील बोर जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, है ना, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है उन्होंने रिसर्च किया है। एटॉमिक मॉडल इन्हीं का दिया हुआ है। और एक और आदमी क्वांटम में हुए, इनका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। समझे कि नहीं? तो ये आपस में हाथ मिलाए एक दूसरे। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे एक्सर्टेड। तो फोर्स जो है यही 4 तरह का होता है। ग्रेविटेशनल होता है, फिर जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, न्यूक्लियर होता है, ऑबिक होता है। ग्रेविटेशनल के लिए मास होना जरूरी है ना। 2 चीज के बीच में कुछ मास हो तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये मास है M1, ये मास है कैपिटल M2। तो ये जो है ना, इस पे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचता है ये हमेशा। यही तो फोर्स है, इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यही कहलाता है। समझे कि नहीं? आई कितना के बराबर होता है सो समझ लो। इसका डायरेक्शन तो इसी में शो कर दिया गया है।
ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये दूर दूर से लगता है, सटने की जरूरत नहीं है। ये दूर दूर में है तब भी चलेगा। मान लो इसके बीच की दूरी d है, तो ये फोर्स जो लगाता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है m1 गुना m2 अब बटा d स्क्वायर, और एक कांस्टेंट लग जाता है वेयर g इज ए कांस्टेंट। इसी का नाम है कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। भाई बस समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक फोर्स है। उसके बाद जो है मान लो कि इस बार जो है चार्ज है Q1 और Q2, समझे कि नहीं। मान लो कि सबके सब पॉजिटिव है, सबके सब पॉजिटिव है, बीच की दूरी यही d, तो ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। ठीक है, यानी इधर इसको ढकेलेगा, इधर ये ढकेलता है Q1, तो आई कितना के बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 गुना Q2 अब बाई d स्क्वायर। समझे कि नहीं। तो ये फॉर्मूला काफी देखने में मिलता जुलता हुआ है, देखो इस टाइप का है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट, इसीलिए इसका स्वभाव काफी मिलता जुलता हुआ। मगर यहाँ फर्क यही है कि ये दोनों पॉजिटिव होगा तब यहाँ पर रिपल्सन लगता है, हाँ, और दोनों निगेटिव होगा तब भी रिपल्सन लगता है। रिपल्सन एक दूसरे को ढकेलेगा, और एक प्लस है या माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझे, ये तो है। हाँ, अब कहोगे ये माइनस है ये प्लस है तब क्या होगा, तब भी अट्रैक्ट करता है। समझे, और इसमें जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है। यहाँ जो फोर्स लगता है, नहीं चार्ज वाला में नहीं, ये ग्रेविटी वाला में जो फोर्स लगता है ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। देखो, समझे कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। समझे कि नहीं, यही था। तो ये जो फोर्स है इसका तो नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। उसी तरह इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझे कि नहीं। तो यहां पर याद रहे ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। पाई तो 3.14 हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, कुल मिलाकर के होता है। तो अच्छे लड़के इन बातों को भूलते नहीं है, ये होता है। इसका वैल्यू कितना होता है हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो जी कहलाता है, कैपिटल जी, पुराने जमाने से चला आ रहा है तो आज तक है। तो इस तरह से तुमको दो टाइप का फोर्स सिखा दिए। एक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, ये होता है। और एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, शॉर्ट में ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझे कि नहीं, ये होता है। अच्छा, और एक फोर्स और लगता है, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में लगता है, जैसे एटम के अंदर है, इनसाइड एटम, है ना, यही चीज है, इनसाइड एटम। तो ये फोर्स जो होता है
इसी का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, समझे कि नहीं? ये न्यूक्लियस में जो चीजें रहती हैं तुम्हें पता होगा, तुम पढ़े होगे। एटम में जो है यही अंदर में न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। उसमें प्लस चार्ज होता है, इसका नाम है प्रोटॉन और इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है कि नहीं? इसमें मास भी होता है और चार्ज भी होता है, और चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है प्रोटॉन में। और इसमें सिर्फ मास होता है और चार्ज नहीं होता है। चार्ज में नो, इसको चार्ज नहीं होता, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। और ये एक ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी प्रोटॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को जो अक्सर लोग पी लिखते हैं, तो हम भी पी लिख दें, है कि नहीं? वही चीज है। तो न्यूक्लियस का फोटो हम लोग जान गए, न्यूक्लियस का फोटो हम यहाँ जान गए। P इस तरह से रहता है कि नहीं? तो आप समझ लो। अब यहां पर जो है ऑब्जेक्शन क्या लगा सो समझ लो। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल्स ईच अदर। तो रिपेल करेगा, धक्का मारेगा तो ये टूट जाएगा। ये न्यूक्लियस बना हुआ नहीं रहता है, जबकि ये बना हुआ रहता है, ये टूटता उठता नहीं है, समझे कि नहीं? तो इसके बारे में तर्क किया गया कि एक ऐसा तरह का फोर्स लगता है, याद रहे ये चार्ज है और चार्ज के कारण लगता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, समझे कि नहीं? हाँ, अब इसके बीच में कोई फोर्स लगेगा कि नहीं? ये है और ये है, तो उसका जवाब है लगेगा, है कि नहीं? चार्ज के कारण नहीं, क्योंकि इसके पास तो चार्ज नहीं है, लेकिन मास तो है, मास इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसलिए एक दूसरे के पास जो है ये फोर्स लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि मास के कारण लग रहा है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो यही तो बात है। लेकिन ये अट्रैक्टिव होता है, मास के कारण जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए टूटेगा नहीं। मगर तोड़ने का कारण जो है ये होता है कि दोनों प्रोटॉन जो है ये जो है एक दूसरे को धक्का मारेगा और इसको तोड़ देगा, जबकि टूटता तो है नहीं। इसी से साइंटिस्ट लोग जान गया कि जरूर से एक नए तरह का फोर्स भी इसके अंदर लगता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है और बहुत कड़ा फोर्स है, समझे कि नहीं? बहुत मजबूत फोर्स है, उसी का नाम पड़ गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, समझे कि नहीं? ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और ये सब के बीच में लगता है। प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। इन सब को शॉर्टकट नाम है न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से तुम्हारे पास तीन तरह का फोर्स हो गया, है कि नहीं? और ये वेरी स्ट्रांग होता है, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आई बस समझ में? तो तुम सुनते हो एटम बम वगैरह जो खुलता है तो वहां से जो फोर्स निकलता है वो यही वाला फोर्स रहता है, यही न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स कहलाता है वो, है कि नहीं? एक बम में जो है पता चला 1 लाख आदमी साफ, एक शहर साफ, तो ये जो है इतना पावरफुल होता है, हाईली पावरफुल, हाईली पावरफुल। इसका उल्टा
ये जो है ना, ये ग्रेविटेशनली बहुत जो है ना, बहुत हल्का होता है, वेरी वीक। समझे कि नहीं? पूरा धरती जो मास है ना, वो ताकत लगाती है, तब एक ढेला जो है 9.8 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन से गिरता। सोच लो, तो इसलिए है, लेकिन है ये प्रमुख है, पूरी दुनिया में जो है लागू है। तो इस तरह से तुम्हारे पास जो फोर्स हो गए, ये मोटा मोटी 3 तरह का है कि नहीं? न्यूक्लियर फोर्स, एक कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? ये बिटवीन चार्ज लगता है, बिटवीन चार्जेस। और ये लगता है बिटवीन मासेस, बिटवीन मासेस। समझे कि नहीं? और ये कब लगता है? ये न्यूक्लियस के बीच में जो लगता है, जब ये न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस में हो, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर निकलोगे तो ये गायब हो जाएगा। ये स्ट्रांग होता है लेकिन बड़ी तेजी से गायब भी हो जाता है। तो यही है न्यूक्लियर फोर्सेज। ये भी बाद में पता चला कि ये भी 2 तरह का होता है, एक वीक होता है और एक स्ट्रांग होता है। तो हमको इसकी चिंता अभी नहीं करनी है। अभी हमको यही पहचान में रखना है कि कौन कौन फोर्स जो है ग्रेविटेशनल है, और कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और कौन न्यूक्लियन है ना? कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, इसके बारे में भी हमको फैसला करना है। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? तो ही है 2 साइंटिस्ट, मिस्टर बोर और मिस्टर हाइजेनबर्ग, ये आपस में हाथ मिलाता है। तो हाथ मिलाता है तो ताकत तो लगता ही है, वहां फोर्स पैदा हो जाता है। तो कहता है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल वाला है कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है, कि न्यूक्लियस फोर्स से लगता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा जनाब? उसका सही जवाब ये नहीं है, क्योंकि ये वेरी वीक होता है ना? मान लीजिए 60 किलो का बोर साहब है और 70 किलो का हाइजेनबर्ग साहब है, तो इतना किलो लगने से जो है ना, उसका इतना कमजोर फोर्स होगा कि उसका पता भी नहीं चलेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? वेरी वीक होता है, यहाँ लिख दिए हैं, वेरी वीक। इसीलिए हाथ मिलाने से जो एक दूसरे को खींच रहा है, ये मत समझ लेना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं होगा, हालांकि वेरी स्ट्रांग होता है, इसलिए कि न्यूक्लियस के बीच में लगता है। और न्यूक्लियस का बनावट पढ़े होगे कि ये जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस, उसके बाहर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहता है। समझे कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे चार्ज निगेटिव होता है और मास बहुत कम होता है, तो नियरली 0 कह लो, है कि नहीं? तो यही चीज है। तो ये चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है प्रोटॉन का, तो प्लस माइनस एक दूसरे को खींच सकता है, लेकिन नहीं, वो फोर्स भी यहाँ काम नहीं करता। ये न्यूक्लियस फोर्स है, इसके बीच के बीच नहीं काम करेगा, ये इसी के अंदर काम करेगा। एनपी वगैरह जो रहता है ना, ये आपस में एक दूसरे से करते रहता है, तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं। अभी तो एटम है ये, सिर्फ एटम के बाद उससे बाहर मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद ये होता है। कहने का मतलब ये बहुत अंदर घुसा हुआ है, इसलिए ये फोर्स भी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो मेरे अनुसार ग्रेविटेशनल भी नहीं है, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये भी गड़बड़ है। और उसके बाद है डी कि वीक न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर ही नहीं है तो वीक कहां से होगा? इसलिए खत्म हो गया। खाली यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये जो चार्ज आपस में जो घूम रहा है ना, वो उसी के कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है और वो जो है फोर्स लगता है। तो मेरे अनुसार इसका जवाब यही हो गया, 3 का 1 का बी, 1 का बी।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। अब जरा से देख लो आंसर मिला के, जरा से चेक कर लो कि ये जो है सही बनाया है कि नहीं बनाया। When नील बोर शुक हैंड, हाथ मिलाया किसके साथ? वर्नर हाइजेनबर्ग के साथ। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे एक्सर्टेड, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया है, ये तो सही बात है, लेकिन वो कौन सा फोर्स है? हमारा जितना तरह का फोर्स सीखे हैं उसमें से कौन सा है? तो ग्रेविटेशनल नहीं है, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो, मोटा मोटी समझ लो कि जो दैनिक हाल जो काम धाम है हम लोग का, उसमें जितना तरह का फोर्स लगता है वो यही दो तरह का होता है। मास रहेगा तो ग्रेविटेशनल रहेगा, है कि नहीं? जैसे धरती ढेला को खींच लेती है, वो ग्रेविटेशनल हो गया। अब बाकी जितना फोर्स है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है। न्यूक्लियर लगेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अंदर में होता है, एटम के भी बहुत अंदर में रहता है, इसीलिए ये बकवास है। ये भी तो वही है कि नहीं? उसी का वैरायटी है, न्यूक्लियर भी फोर्स। ये भी खत्म हो गया। तो अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम लोग ये खतरनाक सवाल बना चुके हैं। जरा आंसर चेक कर लें 1 का। हाँ, वन का, हाँ आ तो गया। ये देखो, यही 1 का बी, 1 का बी है ऑब्जेक्टिव 1 का। तो हम लोग सही सही बनाए हैं। ओवर।